हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आपसे वेरिकोसील माइक्रो सर्जरी की। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कोई सर्जरी है जिससे लो स्पर्म काउंट पेशेंट्स के स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, जीरो स्पर्म वाले पेशेंट्स के स्पर्म आ जाते हैं, आपके टेस्टिस का साइज बढ़ सकता है, आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक हो सकता है कि आपको जो मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो जैसे इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, लो डिजायर, उसका परमानेंट हल हो सकता है और वो कंडीशन है वेरिकोसील की सर्जरी। वेरिकोसील के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, पर वीडियो को कंप्लीशन के तौर पे बता दें फिर से कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर की जो नसें हैं, अगर ये नसें सूज जाए, टेस्टिस के ऊपर की जो नसें हैं, इनके जो वॉल्व खराब हो जाए, इनके जो वेन्स है वो सूज जाए, उसको वेरिकोसील बोलते हैं। और वेरिकोसील आज के दिन बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, टाइट जीन्स, क्रॉनिक सिटिंग, ज्यादा बैठना, ज्यादा चलना, वो एकदम खड़े रहना, इस कारण से धीरे धीरे देश भर में, इंडिया में क्या ग्लोबली भी बढ़ रहा है। और वेरिकोसील के बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स आती है वो नॉर्मली आती है स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिकुलर साइज में, और इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन। और इसी कारण से मरीज जो है वो नॉर्मली डॉक्टर्स के पास इलाज कराने जाते हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी कि 30 to 40% पेशेंट्स में वेरिकोसील के अंदर एक्चुअली पेन होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। और इनमें मरीज नॉर्मली कब आते हैं? इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए। यस, कि जब इतना बढ़ जाता है वेरिकोसील की स्पर्म काउंट बिल्कुल खराब हो गए और जब बच्चे नहीं हो पाते और जब ये पहुंचते हैं आईवीएफ सेंटर्स पे, तो वहां पर इन पेशेंट्स के अंदर आईवीएफ करने से पहले डायग्नोसिस के टाइम पे डायग्नोसिस बनता है और तब चलता है इनको पता कि वेरिकोसील हो गया है। अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ये है, वैसे कहना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ये है कि आईवीएफ सेंटर्स को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि आपको वेरिकोसील है या नहीं है, क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट आईवीएफ करने में है। क्या किसी मर्द का स्पर्म काउंट इंप्रूव कर सकते हैं, क्या किसी का ओलिगोस्पर्मिया नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या नेचुरल बच्चे हो सकते हैं, इस पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको उसमें कोई करने की इच्छा है, बिकॉज उनका मेन इंटरेस्ट है कि उनके आईवीएफ के नंबर्स बढ़ाए जाए। पर इशू ये है कि अगर आपको वेरिकोसील है और आपके स्पर्म काउंट्स इंपैक्टेड है और आप उनके कहने पे आईवीएफ करा भी लो, तो भी सक्सेस रेट्स पुअर है, क्योंकि वेरिकोसील के मरीजों में आईवीएफ भी सक्सेस नहीं हो पाता। उन केसेस में भी दिक्कत आती है, बिकॉज जो वेरिकोसील है वो डीएनए खराब करता है। तो हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट तो खराब हो ही, मोटिलिटी भी खराब हो, जो आईवीएफ सेंटर कहते हैं अच्छे स्पर्म ढूंढ लेंगे, अच्छे स्पर्म मतलब मोटाइल स्पर्म ढूंढ लेंगे, मोटाइल स्पर्म ढूंढ तो लेंगे, पर वेरिकोसील से उन्होंने डैमेज में ये जो स्पर्म्स है इनकी अंडा भेदने की क्षमता, जिसको कैपेसिटेशन बोलते हैं, प्लस इनके अंदर का डैमेज जो डीएनए डैमेज बोलते हैं, इस कारण से जो एम्ब्रियो बनता भी है वो नॉर्मली पुअर ग्रेड के, पुअर क्वालिटी के बनते हैं। और एम्ब्रियो को अगर ट्रांसफर कर भी दे तो ये एम्ब्रियो रुकते नहीं है, या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, या प्रेगनेंसी होती है तो हार्ट बीट नहीं बनती, या मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट मेरे पास एक्चुअली आईवीएफ कराने के बाद आते हैं, जैसे कि आज का मरीज जिसकी हम सर्जरी करने वाले हैं, वेरिकोसील की माइक्रो सर्जरी करने वाले हैं, एक्चुअली कर चुके हैं। ये वीडियो मैं सर्जरी के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा इस सर्जरी में हमने आज क्या देखा। ये एक 32 ईयर्स के जेंटलमैन है जो कि इंडिया के एक स्टेट से आए हैं, जो अदरवाइज एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वैसे ठीक है, कमाई ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल ठीक है, शादी को 4 साल हो चुके हैं, रेगुलर सेक्स हो रहा है, सेक्स में डिफिकल्टीज नहीं है, बट इनको 4 साल से बच्चे नहीं हुए। अब जब वाइफ की एज तकरीबन अभी तो 30 है, शादी के टाइम तो 28-27 होगी, 4 साल हो गए ना, 26 साल की होगी वाइफ उस टाइम, तो 4 साल से लगातार सेक्स करने के बाद बच्चे नहीं हो रहे। ये 4 महीने पे बहुत पहले इन लोगों ने किसी आईवीएफ सेंटर पे दिखाया, जो कि यूट्यूब पे बहुत फेमस है। और उस आईवीएफ सेंटर में जो मैडम है, जो अगेन यूट्यूब पे बहुत फेमस है, उन मैडम ने इनके चेकअप कराए, वाइफ के चेकअप ठीक निकले, हस्बैंड का चेकअप कराया तो उसमें निकला लो स्पर्म काउंट। तो लो स्पर्म काउंट के लिए हस्बैंड का कोई वर्कअप नहीं हुआ, इनको किसी ने इनकी पैंट तो खुलवा के देखी नहीं कि टेस्टिस में कुछ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आईवीएफ सेंटर्स की नहीं है, प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिस्ट की है। गायनेकोलॉजिस्ट का सारा फोकस जो है वो फीमेल पार्टनर पे रहता है, वुमन पे रहता है। उनके लिए मेल पार्टनर सिर्फ एक मास्टरबेशन टूल है, उनके लिए मेल पार्टनर सिर्फ एक स्पर्म का सोर्स है। और वो बिल्कुल भी ये मेहनत नहीं करती है कि वो, तो क्योंकि देखो बच्चा बनेगा दोनों पार्ट से, उसमें एग्स भी जरूरी है, स्पर्म भी जरूरी है। अगर हाफ पार्ट जो स्पर्म है उसमें डिफेक्ट है, वो स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो वो स्पर्म हेल्दी बच्चा, हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बना सकता। तो इसी केस में फिर कोई चेकअप नहीं हुआ, कोई वर्कअप नहीं हुआ और आईवीएफ कर दिया गया। स्पर्म काउंट लो था, इवन दो वाइफ के 14 अंडे बने और 14 अंडों में से एक भी अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ। समझिए कि आईवीएफ हुआ, खर्चा हुआ, इंजेक्शन लगे, अंडे बने, पर एक भी एम्ब्रियो पूरा नहीं बना, सारे अंडे वेस्ट हो गए। और उसको बोला गया कि सर आपका स्पर्म काउंट खराब था इसलिए ऐसा हो गया, क्या करे, उनको ऑफर कर दिया गया डोनर स्पर्म। तो जस्ट इमेजिन कि बिना वर्कअप के, बिना ट्रीटमेंट के पेशेंट को डायरेक्टली डोनर स्पर्म तक ले गया गया, प्लस आईवीएफ के पैसे खराब हुए। तो इसमें क्या करना चाहिए था? करना चाहिए था कि आप, अगर आज आपके पास आईवीएफ सेंटर में या किसी भी सेंटर पे मेल इनफर्ट डायग्नोज हो रही है, इनफर्टिलिटी डायग्नोज हो रही है, तो सबसे पहले हमें मेल का वर्कअप करना है। मेरे मरीज हमारे पास आए तो इसलिए आए थे डोनर स्पर्म के बचने के लिए। अगर डोनर स्पर्म नहीं कराना, हमने जैसे ही इनकी पैंट खुलवाई, हमारे सामने दोनों टेस्टिस छोटे, दोनों गोलियों के अंदर बड़े बड़े नसों के गुच्छे, लेफ्ट पे ग्रेड 3 वेरिकोसील, राइट पे ग्रेड 2 वेरिकोसील। और साथ में हम और वर्कअप कराया तो पता चला कि वेरिकोसील भी था, रिफ्लक्स भी था,
साइज भी इम्पैक्टेड था, टेस्टोस्टेरोन भी लो था, प्लस स्पर्म काउंट के अंदर भी ओलिगोस्पर्मिया मोटिलिटी था। हमने इनका डीएफआई या डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स कराया, तो उसमें चला पता कि डीएनए भी म्यूटेटेड था, डैमेज था। एंड दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि इस ये कपल जो है कितने भी दिन एंटीऑक्सीडेंट खा ले, कितने भी दिन दवाइयाँ खा ले, कितने भी दिन एक्सरसाइज कर ले, कितने भी दिन आईवीएफ करा ले, इनका फेल होने ही वाला है, क्योंकि वेरिकोसील इनको ठीक होने देगा नहीं। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, अगर ये यंग होते, अगर ये होते 26 साल के, नई नई शादी हुई होती और इनकी वाइफ बहुत यंग होती, तो मैं इनको डालता नेचुरल ट्रीटमेंट में। हम तो कोशिश करते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज से, रिवर्स कीगल से, एंटीऑक्सीडेंट्स के यूज से, फ्लेवोनॉइड्स के यूज से, आइस मसाजिंग के यूज से ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 9 मंथ्स इनके स्पर्म ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका डीएनए डिफेक्ट घटाते और फिर इनकी बच्चा कराते और फिर इनकी सर्जरी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर बिकॉज 32 के ये है, वाइफ इनकी अब 30 की हो गई है, वाइफ का भी एक साइकिल आईवीएफ हो चुका है इंडियन लॉ के हिसाब से, और वाइफ की सेफ्टी के हिसाब से भी किसी भी लेडी में 2 से ऊपर आईवीएफ नहीं होने चाहिए। यहाँ तो इंडिया में तो 3-3, 4-4, 5-5 आईवीएफ कर देते हैं। तो इनके बाद आईवीएफ को भी एक ही ऑप्शन है, एक ही चांस और है। हस्बैंड का भी एज ज्यादा है, वाइफ की भी एज ज्यादा है, टाइम भी बहुत कम है, तो हमने डिसाइड किया कि पहले इनकी वेरिकोसील को रिपेयर करेंगे, और जो इम्प्रूवमेंट की जो भी पोस्ट ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो मेडिकेशन हो, एक्सरसाइज हो या डाइट हो, उसको हम सर्जरी के बाद ऐड करेंगे। तो इसके बाद पेशेंट कन्विंस हुआ, तो हमने इसके अंदर फिर पहले पेशेंट के जो भी करंट स्पर्म है उसको फ्रीज कराया, इवन दो वो स्पर्म पोर क्वालिटी के है। बट वेरिकोसील में एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर आप माइक्रो सर्जरी कर रहे हो, तो कई बार इंप्रूवमेंट आने के बजाय और भी चीजें खराब हो सकती है, बिकॉज डैमेज कंटिन्यू हुई है। अगेन मरीजों को लगता है कि हमने आज सर्जरी कराई और 1 महीने बाद बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 50% कपल्स में पहले 6 महीने में, 70% में 1 साल में, और 90% कपल्स में 2 साल में जाके बच्चा कंसेप्शन होता है, बिकॉज वेरिकोसील से होने वाला डैमेज, पहले डैमेज बंद होगा, फिर डैमेज खत्म होगा, फिर रिपेयर होगा। सो डिक्लाइन आता है, फिर इंप्रूवमेंट आता है। सर्जरी यहाँ करी, डिक्लाइन आया, वो डिक्लाइन महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे जाएगा, डैमेज बंद होगा, अब इंप्रूवमेंट आएगा। जो तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो इट टेक्स टाइम फॉर द इंप्रूवमेंट टू हैपन। तो अब हम इसमें माइक्रो सर्जरी करने वाले हैं। माइक्रो सर्जरी का जो एक सर्जिकल वीलॉग है, उसको हम किसी और दिन किसी वीडियो में दिखाएंगे। आज हमारी क्लिप में दिखाएंगे कि ये माइक्रो सर्जरी कैसे करते हैं। माइक्रो सर्जरी के लिए कुछ इक्विपमेंट है जो एसेंशियल है। माइक्रो सर्जरी बोल का माइक्रो सर्जरी नहीं होती। माइक्रो सर्जरी करने के लिए सबसे पहले सर्जन, क्वालिफाइड माइक्रो सर्जरी, यूजुअली यूरोलॉजिस्ट होगा या जनरल सर्जन भी होगा, तो उसको एटलीस्ट माइक्रो सर्जरी आनी चाहिए। सेकंड, माइक्रो सर्जरी के लिए माइक्रोस्कोप और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स दोनों जरूरी है। आज के पेशेंट का माइक्रो सर्जरी हमने मेरे जो एसोसिएट हॉस्पिटल है अपोलो स्पेक्ट्रा में किया है। वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप लाइका का है, पर कॉस्टली है। अगर इसमें कुछ चीपर चाहते हैं, थोड़ा अफोर्डेबल चाहते हैं, तो मेरे सेंटर में भी होता है, और भी अच्छा माइक्रोस्कोप है। और ऑब्वियसली लाइका का माइक्रोस्कोप 1 करोड़ रुपए का आता है, जो हमारे सेंटर में माइक्रोस्कोप 22-25 लाख रुपए का है। तो थोड़ा सा शेप में फर्क है, अदरवाइज रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे सर्जरी करेंगे वो माइक्रो सर्जरी ट्रेन स्टाफ प्लस माइक्रो सर्जिकल सोल्यूशंस, डॉपलर। तो जब ये सारे इक्विपमेंट होता है तो उसके साथ में माइक्रो सर्जरी होती है। नॉर्मली पेशेंट को बेहोश किया जाता है। सर्जरी का ड्यूरेशन 35 to 40 मिनट्स होता है पर साइड। ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसेस हम टेस्टिस को डिलीवर करते हैं बाहर। डिलीवर करने के बाद टेस्टिस के अंदर हर तरह की जो वेन्स हैं, चाहे वो स्पर्मेटिक कॉर्ड की वेन्स हो, चाहे वो टेस्टिस के अराउंड की वेन्स हो, चाहे वो क्रीमेस्ट्रिक वेन्स हो, उन सबको डिसेक्ट किया जाता है, उनको बांधा जाता है। मैं वेव्स को काटता नहीं हूँ, बांधते हैं। बांधने के बाद पूरे टेस्टिस को आइसोलेट किया जाता है, आर्टरी को आइडेंटिफाई किया जाता है, बचाया जाता है। आर्टरी को बचाने के बाद वास को बचाया जाता है, और कोई एक्सेसरी वेन्स है उनको बांधा जाता है, और टेस्टिस को पूरा क्लियर करके वॉश करके वापस अपने स्पेस में डाला जाता है। और लास्ट में अगर टेस्टिस में बहुत ज्यादा हैंगिंग है तो टेस्टिस को हिच किया जाता है ताकि टेस्टिस को सपोर्ट मिले, और जो फाशियल कवरिंग्स है, डाटोस की फाशियल कवरिंग्स है, उनको रिलीज किया जाता है ताकि ये वेरिकोसील का रेफरेंस का रेट घट जाए, रेकरेंस ना हो। अच्छे से की गई माइक्रो सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है इनफर्टिलिटी के लिए और वेरिकोसील के लिए। आज के दिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है एम्बुलाइजेशन के बारे में। एम्बुलाइजेशन का इनफर्टिलिटी के अंदर 4 प्रॉब्लम्स है। पहला है एम्बुलाइजेशन में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, ऑलरेडी डैमेज है, उसको और रेडिएशन दे रहे हैं और उसको कौन इफेक्ट आता है। एम्बुलाइजेशन में हम केमिकल्स डाल रहे हैं वेन्स के अंदर, चाहे वो ग्लू फॉर्म में हो। ये केमिकल्स जो है ये और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है, प्रॉब्लम को बढ़ाती है। थर्ड, एम्बुलाइजेशन के अंदर हम सारी वेन्स, क्रीमेस्ट्रिक वेन्स, छोटी वेन्स तक नहीं पहुंच सकते जो हम माइक्रो सर्जरी में पहुंच सकते हैं। एम्बुलाइजेशन के अंदर सर्जन जो ये रेडियोलॉजिस्ट है, इनको पूरा एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होती। वेरिकोसील में हम डायरेक्टली एरिया में काम करते हैं जहाँ पर सर्जिकल टैप हो रहा है, और एम्बुलाइजेशन के अंदर हम टेस्टिस की हैंगिंग को मैनेज नहीं कर सकते जो हम माइक्रो सर्जरी में करते हैं। तो ओवरऑल माइक्रो सर्जरी का सक्सेस रेट 95% है वेरिकोसील ठीक करने में, और 90% है स्पर्म काउंट इंप्रूवमेंट में। फेलियर रेट लेस देन 1% है और रेकरेंस रेट लेस देन 1% है अगर प्रॉपर्ली ट्रेन सेंटर पे की गई हो, जो कि
एम्बुलेशन से कहीं बेहतर है। एम्बुलेशन लोग चूज करते हैं 3 रीजन से। पहला कि कन्वीनियंट है, दूसरा है कॉस्ट और तीसरा है कि के अंदर बहुत बड़ा चेयर लगता नहीं है। पर आप मान के मतलब जान के हैरान नहीं, आपको जानना चाहिए कि माइक्रो सर्जरी भी हमारे सेंटर पे कॉम्पिटिटिव रेट्स पे है, कॉम्पिटिटिव है, कन्वीनियंट है। और माइक्रो सर्जरी के अंदर भी जो चीरा है वो कुल 2 टकों में लगता है। जो किस तरह सर्जरी के बाद भी जो इंसिजन साइज है वो सिर्फ इतना ही इंसिजन से हम पूरी सर्जरी कंप्लीट कर देते हैं। और हीलिंग होने के बाद हम जो टाके लगाते हैं, हीलिंग होने के बाद कोई खास निशान वगैरह भी नहीं दिखता है। तो अगर आपको भी इनफर्टिलिटी है, अगर आपको भी टेस्टिस में पेन हो रहा है, अगर आपको भी लगता है कि आपके टेस्टिस में सूजन आ गई है, वेन्स फूल गई है और इन वेन्स की वजह से आपकी डिस्टर्ब हो रही है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोसील हो। वेरिकोसील का डायग्नोसिस करना आसान है, पर उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्टैंडिंग अवस्था में अल्ट्रासाउंड करके, वल्साल्वा चेक करके हमको चेक करना पड़ता है कि वेन्स का साइज, डायमीटर, रिफ्लक्स। और कोई भी अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होगा आपके एरिया शहर में तो वो इसका अच्छा अल्ट्रासाउंड कर देगा। और अल्ट्रासाउंड, टेस्टोस्टेरोन और सीमेन टेस्ट के बिना कोई भी डिसीजन लेना जो है वो बेकार है। और वेरिकोसील के अंदर अर्ली स्टेजेस में, लो ग्रेड्स में मेडिकेशन से सिम्टम्स और इनफर्टिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स या ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, दिक्कत ज़्यादा हो गई है, तो फिर हमें इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। तो थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू बने रहने के लिए। और वेरिकोसील के बारे में और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आई विल ट्राई कि मैं आपको वेरिकोसील, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में और साइंटिफिक ट्रूथ्स आप तक ला पाऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।